नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो चैप्टर आपका चल रहा था, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें आपका टॉपिक जो पिछले वीडियो में कि पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, पुंकेसर और स्त्री केसर के अंतर हमने समझाए थे। तो आज के वीडियो में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी आपकी। तो आज के वीडियो में अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाएंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको जो स्वपरागण, पर परागण या अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आए। और हाँ, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है लिखा है, पादपों में लैंगिक जनन के चरण। पादपों में लैंगिक जनन के चरण में हमने पहले आपको समझाया था। तो देखिए, पादपों में लैंगिक जनन जो है उसके चरण निम्न है कि पहला युग्मक जनन। क्या बनेगा? युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या होता है कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो अगुणित युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो अगुणित युग्मकों का निर्माण ही बोला जाता है युग्मक जनन। नर कोशिकाएं या परागकण के निर्माण को नर युग्मक जनन कहते हैं, जबकि अंड कोशिका के निर्माण को हम बोलते हैं मादा युग्मक जनन। इसमें दो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः, एक नर युग्मको वृद्धि अथवा परागकण का बनना। तो वही स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है कि पादपों में होने वाले लैंगिक जनन के चारों चरण निम्न है। नंबर 1 है आपका युग्मक जनन। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। नर कोशिकाएं या परागकण के निर्माण को हम बोलते हैं नर युग्मक जनन, जबकि अंड कोशिका के निर्माण को बोलते हैं मादा युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक जनन। इसमें मुख्यतः दो क्रियाएं होती हैं। पहली आपकी नर युग्मको वृद्धि अथवा परागकण का बनना। पुंकेसर पर प्रायः दो पराग कोष उपस्थित होते हैं। इनके दो दो परागपुटों में परागकणों का निर्माण विशेष लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो मूल कोशिका होती है, उससे होता है। यह अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक साथ 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी? 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और 4 कोशिकाओं का यह समूह चतुष्क कहलाता है। क्या बोला जाएगा? चतुष्क। तथा चतुष्क की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु बनाती है, जो बाद में परागकण में बदल जाती है। और परागकण परागपुटों में बिखरे रहते हैं। कैसे बिखरे रहते हैं? नेक्स्ट देखिए, अब परागकण की संरचना। तो ये देखिए, परागकण आपके सामने है। देखिए स्क्रीन पे परागकण आपका है सामने, बढ़िया से इसका अध्ययन करें कि लिखा है एक परिपक्व प्रारूपिक बीजांड की मध्य आयाम काट है। ये क्या है? मध्य आयाम काट। ये क्या है आपका? बीजांडसन। ये बीजांड द्वार है आपका। ये बीजांड काय है? ये भ्रूण कोश है। ये द्वितीयक केंद्रक, ये निर्भाग है आपका। पहले हम संरचना आपको समझाई देते हैं। चित्र तो समझ में आया, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, सहायक कोशिकाएं वगैरह। तो परागकण की संरचना क्या है कि परागकण या लघु बीजाणु, वास्तविक मत जो वास्तविकता है कि ये पादप का नर युग्मतो वृद्धि होता है। यह 2 आवरण से ढकी हुई एक कोशिका सदृश संरचना होती है। परागपुट में ही इसका एकमात्र केंद्रक साधारण
विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। तो मादा युग्मक जनन या मादा युग्मतोभिद्ध जो बनता है, इसमें जो पुष्प है आपका, इसके स्त्री केसर अंडाशय नामक भाग होता है। स्त्री केसर है, इसमें अंडाशय नामक एक भाग होता है, हमने समझाया था पिछले वीडियो में। और जिसका आधारीय भाग जो बीजांड अपरा नामक संरचना से लगा होता है, अपरा नामक संरचना से लगा रहता है। अब बीजांड के भीतर उपस्थित आपका जो भ्रूण कोश, जिस भ्रूण कोश नामक की संरचना को हम मादा युग्मकोभिद्ध की संरचना देते या संज्ञा देते। अब बीजांड कैसे बनता है? तो पादपों में प्रत्येक बीजांड बीजांड सन से एक पतले व छोटे बीजांड द्वारा युक्त जुड़ा होता है, छोटे बीजांड द्वारा जुड़ा होता है। जिस स्थान पर बीजांड बीजांड का या बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है तो उसे बोला जाता है नाभिका। क्या बोला जाएगा? नाभिका। और बीजांड के भीतर अधिकांश भाग बीजांड का से बना होता है, जिसके चारों ओर के बाह्य अध्यावतरण तथा अंताध्यावरण आधारीय भाग निर्भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्भाग। तो देखिए, परागकण या लघु बीजाणु वास्तविकता में पादप का नर युग्मकोद्भिद्ध होता है। यह दो आवरणों से ढकी हुई एक कोशिका सदृश संरचना है। परागपुट में ही इसका एकमात्र केंद्रक साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक एवं दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। अब मादा युग्मक जनन या मादा युग्मकोभिद्ध का बनना, तो पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय नामक भाग होता है। इसके आधारीय भाग में बीजांड अपरा नामक संरचना में लगे होते हैं। बीजांड के भीतर उपस्थित भ्रूण कोश नामक संरचना को हम मादा युग्मकोभिद्ध की संज्ञा दी जाती है। अब बीजांड क्या है? तो पादपों में प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले व छोटे बीजांड ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है। जिस स्थान पर बीजांड आपका बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है नाभिका या हाइलम। ठीक है, क्या बोला जाएगा? नाभिका। बीजांड के भीतर अधिकांश भाग बीजांड का से बना होता है, जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण तथा अंत्याध्यावरण पाए जाते हैं। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब बीजांड का जो आधारीय भाग निर्भाग कहलाता है। क्या बोला जाएगा? निर्भाग। बीजांड काय में अंदर की ओर भ्रूण कोश स्थित होता है। चलिए, ये रहा स्ट्रक्चर, पहले दिखाई दिया हमने आपको। आगे देखिए परागण, ये इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से परागण क्या है? तो परागण देखिए क्या है कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा उसी जात के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। सुनिए दोबारा से कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब स्वपरागण, तो किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जात के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। अब स्वपरागण के लाभ, तो स्वपरागण के लाभ क्या है? इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। क्या रहती है? स्वपरागण में क्या होगा? कोई दूसरा कीट आएगा नहीं तो पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा कि इसमें
अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों में नष्ट नहीं होते हैं। अगला तीसरा पॉइंट आपका देखिए कि इसमें अन्य किसी सहायक युक्त, अब पुष्प में सहायक युक्त क्या होती है, जैसे सुगंध, मधु, मकरंद आदि की आवश्यकता नहीं होती। अब हानियां भी देखिए, जिसमें लाभ है उसमें हानि तो होनी ही है। तो हानियां देखिए कि इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं। बीजांड को या बीजों को पकने में अधिक समय लगता है तथा नई तथा स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता। तो वही स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जात के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोला जाता है परागण। अब स्वपरागण क्या है, तो किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जात के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को हम कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण। अब स्वपरागण के लाभ, पहला है कि इससे पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें अन्य किसी सहायक युक्त सुगंध है, मकरंद है, ये इन सभी की जरूरत नहीं होती है। हानियां भी हमने लिख रखी है आपकी, इसमें उत्पन्न बीज संख्या में कम व छोटे होते हैं, बीजों को पकने में अधिक समय लगता है, नई तथा स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका परपरागण। तो परपरागण देखिए कि जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परपरागण। देखिए कि जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब एक लिंगी पुष्प, पपीता, मक्का आदि में क्या होता है, परपरागण पाया जाता है। परपरागण आपका कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है। तो परपरागण ध्यान रखना है कि जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे बोला जाता है परपरागण। तो एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता है, मक्का है आदि, इन सब में क्या पाया जाता है, परपरागण। अब परपरागण की विधियां क्या हैं, तो पहला देखिए कीट द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण और जंतु परागण। कीट द्वारा के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर कीट जाएगा, वो परपरागण हो जाएगा। वायु द्वारा हवा के माध्यम से, जल द्वारा जल के माध्यम से, और जंतु परागण जंतु के माध्यम से। अब स्वपरागण के लाभ देखिए क्या है कि परपरागण के फल परपरागण है, परपरागण के फलस्वरूप आनुवांशिक पुनर्योजन होता है जिसके कारण संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि परपरागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। थर्ड है कि परपरागण के फलस्वरूप बने बीज अधिक संख्या में और स्वस्थ होते हैं, संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट, परपरागण की हानियां। तो देखिए हानियां क्या है कि परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। दूसरा है पादपों को परागकण, गंध और मकरंद बनाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है।
थर्ड पॉइंट देखिए, पर परागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियां जैसे कीट है, वायु है, जल, पक्षी आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे है कि पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाएगी। क्या आएगी? भिन्नता। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, 3 अंतर हैं। पहला है कि एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों में अथवा कायिक जनन के द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। और जो आपका परपरागण है, इसे क्या, एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। स्वपरागण में आपका जो पुष्प है वो द्विलिंगी होना आवश्यक है, और परपरागण में दोनों एक लिंगी और द्विलिंगी या नर व मादा अलग अलग पर भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो परपरागण है, इसमें पराग कणों को अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचने के लिए बाह्य माध्यम जल है, वायु है, कीट है, पक्षी आदि की आवश्यकता होती है। चलिए कीजिए नोट ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।